नीज़ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो हुकूमत का किरदार है वो क्या है, कैसा होना चाहिए। ज़्यादा एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है और जिसकी ज़्यादा जिम्मेदारी इमरान खान साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उन पर आयद होगी। नहीं जा सकते उसके इर्द गिर्द आप काम करते हो, आपका साथ देता नहीं देता, कम से कम आपको पता तो होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज STV के टॉक शो में हमारे साथ मेहमान शख्सियतें मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ चेयरमैन ज़कात व अशर भिम्बर रहे हैं। नाज़रीन, सियासी समाजी शख्सियत हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ही अपनी सियासी दौर का आगाज़ हुआ है इनका। आज इनसे हम आज़ाद कश्मीर में सियासी सूरत हाल पर ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तो साहब, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि सियासत की हकीकत असल में है क्या, और आप आज़ाद कश्मीर में इसकी क्या हैसियत व मकाम देखते हैं? अरुण साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सियासत बुनियादी तौर पर तो मुल्क और कौम की खिदमत का नाम है। ठीक। और वो शख्सियात जो कौमी खिदमत के जज्बे से मखमूर होती हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि वो लोग जो फनाफिल कौम होते हैं, ये शोबा बुनियादी तौर पे तो उन लोगों का है। और जब सियासत का आगाज़ हुआ बरसगीर में, तो उस वक्त सियासी मैदान जो है, इसमें कदम रखना जो है, वो अपने आप को एक बहुत बड़ी आजमाइश और इम्तिहान में डालना होता था। और वो लोग जो कौम के खिदमत के जज्बे से सरशार थे, तो उन्होंने अपने लिए ये इस खारजार वादी का इंतखाब किया। ख़ुद तो बेशुमार तकलीफ़ें और मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन मुल्क व मिलत को बहुत सी मुश्किलात से निजात दिलवाई। ठीक। तो आज ये जो मयार है, ये ज़रा बदल गया है। आज अपनी ज़ात को प्रोजेक्ट करने के लिए सियासी अमल जो है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी फ़र्क आ गया है। ठीक। कि माजी की सियासत में और इस वक्त जो मरवजा सियासत है, इसमें इसमें से इखलास ख़त्म हो गया है। और ये एक, अगर मैं तो सख्त लफ्ज़ ना अगर आप समझे, तो मैं समझता हूँ कि आजकल सियासत बतौर बिज़नेस हो रही। ठीक। कि पैसे लगाकर सियासतदान बनो और सियासतदान बनकर पैसे कमाओ। ये मौजूदा सियासत खिदमत का जज्बा आपको कम देखने में नजर मफकूद हो गया है। बल्कि ये बड़ा एक लम्हा फिक्री है कि सियासी अमल जो है, ये इस हद तक मसनूई और गैर हकीकी क्यों हो गया। ये आज़ाद कश्मीर में जब पार्लिमानी दौर राइज हुआ, तो इस निज़ाम से पहले और बाद में, राइज होने से पहले और बाद में, आप क्या फ़र्क देखते हैं? अरुण साहब, बात यह है कि निज़ाम हुकूमत जो है ना, वो किसी भी मुल्क या माशरे में जो उस माशरे का मिजाज होता है, और मिजाज को, किसी कौम के मिजाज को तश्कील करता है उसका जगराफिया, उसकी तारीख़, उसके समाजी हालात, उसके माशी हालात, उसके मजहबी रुझानात। अगर उनके मुताबिक निज़ाम हुकूमत जो है ना, वो नाफिज किया जाए तो वो डिलीवर करता है। अगर कौम का मिजाज कुछ हो और निज़ाम हुकूमत उससे बिल्कुल बरक्स हो, तो वो नताइज जो है ना, वो बरामद नहीं होते। तो पार्लिमानी निज़ाम जो है, बज़ाहिर तो इसकी बड़ी तारीफ़ की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, इससे जो तवक्कुआत वाबस्ता थी कि अवाम को ये हकूक़ मिलेंगे, वो अमलन नहीं मिल सके। वो तबका जो इसमें जो है वो इस अमल को लेकर आगे चलता रहा है, मसलन सियासी जमातें, उनकी लीडरशिप और सफ़े अव्वल के लोग जो हैं, वो तो इससे मुस्तफ़ीद ज़रूर हुए हैं, लेकिन आम आदमी को इससे कोई जो है ना वो फ़ायदा नहीं हासिल हुआ। उसकी वजह ये है कि हमने आज़ाद कश्मीर में 1970 से लेकर 1975 तक का वो सदारती दौर भी देखा है, जब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब आज़ाद कश्मीर के सदर थे। जी।
और फिर उन्हीं सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान को 1991 से लेकर 1996 तक आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म भी देखा। दोनों अदवार आप आज़ाद कश्मीर के किसी भी आदमी से उनका फ़र्क पूछ लें तो जितना अफेक्टिव मौसर दौर उनका जो है वो सदारती दौर का था, वो बासित वज़ीर आज़म नहीं था। इसलिए कि वज़ीर आज़म जो है वो हर वक्त इस फ़िक्र में रहता है कि पार्लिमानी पार्टी जो है कहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, वो रूठ ना जाए। अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरने के बजाय वो अपनी पार्लिमानी पार्टी की तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, और पार्लिमानी पार्टी की तरजीहात जो होती हैं वो ज़ाती मफादात होते हैं। तो इसलिए मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि मैंने जो महसूस किया है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इस निज़ाम को जो अमृत तारा समझ लिया गया है कि आवाम के मसाइल का इसमें हाल मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि अमली तौर पे बल्कि यहाँ बाद के बाद बदतर आया है। ठीक है, आइंदा भी, और उन लोगों का कसूर नहीं है, सिस्टम ही ऐसा है। ब्लैकमेलिंग का निज़ाम है थ्रू आउट ये इब्तदाई सतह से लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव तक, और जिस आदमी को भी आप इस सिस्टम के अंदर भेजेंगे उस पर इसी का रंग जो है ना वो चढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का बल्कि पाकिस्तान का हमारा जो कौमी मिजाज है ये सदारती निज़ाम के ज़्यादा करीब है, और वो भी जमहूरी निज़ाम है, दुनिया में चल रहा है। तो दूसरा ये है कि अरुण साहब के आप देखें कि एक इसमें इतना आ गई है वो मसनूईपन कि पार्टी को कामयाब कराने के लिए, ये अभी गुज़श्ता इंडिया का इलेक्शन हो रहा था, वो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ, उन्होंने एक मसनूई जो है ना सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान किया। हिंदुस्तान की अवाम को एक जज्बाती जो है ना माहौल में तब्दील करने के लिए, और कोई हकीकत नहीं थी, और इंडिया को बाकायदा उसमें नाकामी हुई बड़ी बुरी तरह, लेकिन सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इतना बड़ा खेल खेला गया। इसी तरह आप अमेरिका में देख लें कि ट्रंप ने जो कुछ किया। तो ये जो, बल्कि मैं यहाँ ये कहूँगा कि हज़रत अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत ने, जिन्होंने ख़ुद मशरक़ी और मगरबी दोनों निज़ामों को बड़ी अच्छी तरह देखा, तो ये जो राय जमहूरियत है उसके बारे में उन्होंने फरमाया था कि देवे इस्तबदाद है जमहूरी का बा में पाए को, कि जुल्म का देव जो है वो जमहूरियत का लिबास पहनकर नाच रहा है, तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी। तो हमें इस पे जो है ना असर नो कि हमारा निज़ाम हुकूमत जो वाकई हमारे आलात जो मारूजी हैं, जो हमारे समाजी और माशरती आलात हैं उनके करीब हो, और वाक़अतन वो डिलीवर कर सके। ये सिर्फ एक मखसूस तबके के लिए जिसकी पूरे मुल्क में तादाद जो है वो 5% बन सकती है या 10% बन सकती है, अगर इसके फ़वाइद सिर्फ उन तक महदूद रहें तो वो तो फिर बकौल फैज़ वो कहना पड़ेगा कि वो जिसका इंतज़ार था ये वो सहर तो नहीं। ठीक है जी। तो ये है कि ये ज़रूरत है कि हम नज़रसानी करें कि कौन सा निज़ाम जमहूरी होना चाहिए बिलाशुबा, लेकिन जो ब्लैकमेलिंग से जो है ना वो मबर्रा हो, उसमें और सही मैनू में वो डिलीवर कर सके। ठीक है जी, ये एक ज़रूरत है, और इस निज़ाम के तहत जो भी आएगा उसको इसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो ब्लैकमेल होगा और डिलीवर नहीं कर पाएगा। जैसा इस सारे सिनेरियो में जो हमारा बेस कैंप है, या मैं ये कहूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर पर कोई जानदार इकदाम लिए गए, अगर हुए तो वो कब और कैसे हुए, किस अदवार में हुए? देखिए जी, ये जम्मू कश्मीर की आवाम जो है ना, इसकी मैं समझता हूँ कि एक बदकिस्मती भी है कि ये रियासत जिसको जन्नत अर्ज़ी कहा जाता था, बल्कि वो जहांगीर का बड़ा मशहूर शेर है वादी कश्मीर के बारे में कि घर फरदोस बरूए ज़मी अस्त हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्त, कि अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो यही है। लेकिन साथ ही उसने ये लिखा था तो उसके जहांगीरी के अंदर कि ये सरज़मीन तो जन्नत है, लेकिन यहाँ के रहने वाले अपने मसाइल और मुश्किलात के हवाले से दोज़खी। ठीक। तो मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि एक अरसा तक यहाँ शख्सी डोगरा राज रहा, जिसमें अवाम के कोई हकूक़ नहीं थे,
80 साल के बाद जाकर, यानी देखें कि 1944 से लेकर 1931 तक यहाँ कोई सियासी फोरम मौजूद नहीं था, कोई सियासी जमात मौजूद नहीं थी। तो 1932 में जाकर कोई मामूली लेवल पे लोगों को आज़ादी मिली। तो जम्मू कश्मीर पर सभा जो उस ज़माने में आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली जो है वो मार्ज वजूद में आई, जिसका 1934 में पहला जो है वो इलेक्शन हुआ। उस वक्त के जो सियासतदान थे, शेख अब्दुल्ला, चौधरी गुलाम अब्बास, उनके अंदर जो है ना वो इखलास था और उन्होंने काम भी किया। तो बदकिस्मती ये हुई कि जब इंडिया डिवाइड हुआ है तो उस वक्त रियासत के 3 बड़े स्टेक होल्डर थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और महाराजा था जम्मू कश्मीर का। ये तीनों कोई आपस में इस हवाले से कि एक बड़ा इवेंट हो रहा है कि हिंदुस्तान तकसीम हो रहा है और आज़ाद हो रहा है, इसमें जम्मू कश्मीर की हैसियत क्या होगी, ये कोई आपस में मशावरत नहीं कर पाए। हर एक ने अलग अलग एजेंडा दिया। ठीक है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हालांकि पाकिस्तान का दिया, इसके बरक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हालांकि हिंदुस्तान का दिया। महाराजा ने स्टैंड स्टिल जो है वो कि जो रियासत की हैसियत पहले थी उसको बदस्तूर बाल रखा जाए। उससे इस कज़िये ने जन्म लिया कि कोई इत्फाक राय, ये जो मेन स्टेक होल्डर थे ये आपस में कोई इस बारे में कोई मशावरत नहीं, कोई जामिया पॉलिसी नहीं बन सकी, जिसकी वजह से रियासत तकसीम हो गई। ठीक। और आज तक जो है एक हमारा जो बैन अल-अक़वामी जो स्टेटस है वो मुतनाज़ा इलाके के शहरी, ठीक है। तो इस हवाले से ऑक्युपाइड कश्मीर में वहाँ के अवाम ने जितनी कुर्बानी दी है, मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी आज़ादी की तहरीक के लिए जो बुनियादी लवाज़मात और तकाज़े होते हैं उनकी कीमत उन्होंने बदरजा उत्तम जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश करके अदा कर दिए। और मैं समझता हूँ कि जिस मुतालबे, जिस दावे, जिस तहरीक की हमायत में इतनी बड़ी कुर्बानी इंसानी जानों की दे दी जाए तो एक निज़ाम फितरत भी है कि बिलाखर वो तहरीक जो है वो अपने मंत के नतीजे को ज़रूर पहुँचती है। इसमें देर हो सकती है लेकिन कश्मीरियों को हम सलाम भी करते हैं, उनकी कुर्बानियों को, ख़वातीन को, बच्चों को, उनकी लीडरशिप को, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, कि उन्होंने एक जो कश्मीरियों पे इल्ज़ाम था ना कि ये सुस्त हैं या शायद ये इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते, तो उन्होंने मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सफ़े अव्वल की जो तारीखें चली हैं आज़ादी के लिए, शायद जम्मू कश्मीर की तारीख को उसमें शामिल किया जा सकता है। तो इस हवाले से हम इंशाअल्लाह पूरा उम्मीद है कि देर तो है लेकिन इंशाअल्लाह जो कश्मीर आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। चौधरी साहब, आप माशाल्लाह एक वसी बसीरत रखने वाले बंदे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है आप इसको किस पस मंज़र में देखते हैं? देखें जी, अब तो एक तो सियासत के अंदर जो नज़रियाती एक इम्पेक्ट होता था कि बाज़ जमातें जो है ना वो मशरूत होती थी उनकी जो है उनका मंशूर कि ये इनका ये मेन जो है थीम है, ये इन मकासद के लिए सोसाइटी के अंदर इस तरह की चेंजेस लाने के लिए ये काम करेंगी। लेफ्टिस्ट थे, राइटिस्ट थे। अब ऐसा माहौल बन गया है कि सवाए इक़्तिदार एंजॉय करने के और अपनी जो है नमूद व नुमाइश के लिए एक मसनूई पान है। अरुण साहब, मौजूदा जो सियासत है इसमें इखलास नहीं है, ठीक है जी। और उसकी वजह यह है कि कौम को, आवाम को आप किसी नज़रिए पे, किसी प्रोग्राम पे इकट्ठे रख सकते हैं और किसी प्रोग्राम के लिए जद्दोजहद पे आभार सकते हैं। सिर्फ अपने ज़ाती अगराज और मकासद के लिए अगर सियासत की जाए तो उस मुतल्लिका शख्सियत को तो दिलचस्पी हो सकती है, बाकी आवाम को उसके साथ क्या दिलचस्पी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने
तकरीबन 1975 से लेकर मैंने वो जो सदारती 70 से लेकर 75 तक का जो पीरियड है वो अलग रखा है। तो उसके बाद ये दौर शुरू होता है 1985 से लेकर अब 2021 जा रहा है। तो मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात आई हैं। सच्ची बात यह है कि एक दफ़ा जो कामयाब हुआ है, दूसरी दफ़ा वो जमात भी और वो उम्मीदवार भी ख़ुद अवाम के गैज़ो गज़ब का जो है ना वो निशाना बना है। उसकी वजह यह है कि जो तवक्कुआत अवाम ने वाबस्ता की होती हैं उन पे कोई भी हुकूमत और कोई भी सियासी शख्सियत जो है वह पूरा नहीं उतर सकती। तो इसके लिए एक दफ़ा तो जिंदाबाद के नारे लगते हैं और दूसरी दफ़ा मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। तो उसकी वजह यह है कि सिस्टम के अंदर जब तक हम इसको तब्दील नहीं करेंगे, जो हमारे मारूजी हालात हैं, हमने बरतानिया का निज़ाम यहाँ नाफिज कर दिया, तो ये काबिल अमल नहीं है। ये हमारा जो कौमी मिजाज है उससे मुतसादम है। ठीक। तो जो हमारा अपना माशरती समाजी अक़दार हैं उनके मुताबिक जब तक निज़ाम हुकूमत और निज़ाम अखज़ नहीं किया जाएगा और वो राइज नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये सियासी अमल जो है ये मौसर नहीं होगा। मेरी ये नाक़स राय है जो मैंने देखा है, जो महसूस किया है। ठीक है जय साहब, इक़्तिदार को अवाम के हाथों में लाने के लिए बल्दियाती इंतखाबात का बड़ा रोल है। बल्दियाती इंतखाबात हर आने वाली हुकूमत का मंशूर रहा, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमती जो तरजीहात हैं वो बदल जाती हैं। इस अमल से दूरी की क्या वजह है? क्या बल्दियाती इंतखाबात ज़रूरी नहीं? मैं ये गुजारिश करूँ जी कि इंतखाबात जो बल्दियाती हैं, ये एक ज़माना वो था जब शुरू में बल्दियात आया था, ये 60 की दाई में। उस वक्त तक जो बल्दियाती, इनको मसालती काउंसलें कहते थे, जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल होता था, और मकामी जो लोकल लेवल के जो इशू होते थे उनको वो अच्छी तरह एड्रेस करते थे जी। और लोगों को अपने मामलात को निपटाने में बड़ी आसानी थी। जी जी। कि कोई वकील नहीं करना पड़ता था, कोई ज़्यादा जिस तरह हमारा अदालती निज़ाम है कि बार बार तारीखों पर जाओ और वो बाहर बेंच पर बैठो, तो वो निज़ाम काफ़ी इफ़ेक्टिव था। लेकिन बाद में हमारे जब असम्बली भी मौजूद हो और बल्दियाती अदारे भी मौजूद हों, तो ये जो मेम्बरान असम्बली होते हैं इनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी पावर्स जो हैं या हमारे फंड्स जो हैं वो हमारे हाथों से निकल कर आम अवाम तक ना, अवाम या ये बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं उन तक ना पहुँचें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि बल्दियात के अंदर भी जो है ना वो इस्लाहत की और रिफॉर्म की ज़रूरत है। अमलन ये भी अरुण साहब देखने में आया है कि हमारा जो देहाती माशरा है जी, बल्दियात की वजह से ये तकसीम भी हो जाता है आपस में। ठीक है जी, और फ़वायद कम होते हैं और जो खींचातानी हर गमी खुशी के मामले में वो इख्तलाफात हो जाते हैं। तो इसको भी जो है ना ये बिल्कुल मारूजी हालात में देख कर इसमें भी जो बुनियादी ज़रूरी जो इंसानों को तकसीम ना करे बल्कि उनको आपस में जोड़े। ठीक। और लोगों के जो मसाइल हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ना हमारा अदालती निज़ाम, यानी मुझे माज़रत के साथ कहना पड़ता है कि इंसाफ हमारे माशरे में इतना पेचीदा, इतना मुश्किल और इतना तकलीफ़ दे है कि बहुत से लोग जो है ना वो अपने हक़ से दस्तबरदार हो जाते हैं कि जी कौन अदालतों का इतना लंबा चक्कर लगाएगा, इतने अखराजात बर्दाश्त करेगा, और बाज़ औक़ात थोड़ी सी अज़ीमत या ज़िल्लत भी बर्दाश्त करना पड़ती है। तो एक तो ज़रूरत इस अमर की है कि इंसाफ जो है ना वो आसान और सस्ता किया जाए, कि हमारा जो लोगों को यूनियन कौंसल लेवल पे जिस तरह चेयरमैन होता था, इस तरह कोई यूनियन कौंसल लेवल पे कोई मजिस्ट्रेट, ठीक है जी, जहाँ लोग वो ख़ुद जाकर मामलात को मुशाहिदा भी करें कि जो तनाज़ा है ये इनफैक्ट है क्या। अदालती निज़ाम हमारा ऐसा ही है कि वाक़यात कुछ होते हैं, मिसल कुछ कहती है, फ़ैसला कुछ आता है, जिनका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी देखें ना जी, एक है तकलीद कि जो कुछ माजी में होता है आप उसी को आगे लेकर चलते जाए। एक है तजदीद या इज्तिहाद कि आप अपने जो मसाइल हैं या हमारी जो तरजीहात हैं
उनको हासिल करने के लिए जिन चेंजेस की ज़रूरत है वो स्टेप लिए जाए। वो स्टेप लिए जाए, ठीक है जी। और ये सही मायनों में हमें हकीकत पसंद बनना चाहिए, एक फ़र्ज़ी दुनिया में नहीं रहना चाहिए कि कागज़ों में तो काम हो रहा हो लेकिन अमली जो मैदान है उसमें वो कुछ भी ना हो, सिर्फ फाइल वर्क ना हो, बल्कि वाक़यातन पब्लिक के जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं वो हल हों। तो अगर ये ना होंगे तो मैं समझता हूँ कि कौमी इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन हो, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ साहब, आपने बड़ा वक्त दिया। बहुत जी नाजरीन आपने चौधरी ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।